अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात का हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि कराची में 1.5 माह बाद जुमे का सख्त लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अब से दोपहर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन नहीं होगा, जबकि नमाज जुमा के इज्तिमात और मसाजिद के रास्तों में रुकावटें भी नहीं होंगी। कोरोना खदशा, डबल सवारी पर पाबंदी, एसओपीज पर अमल दरामद बरकरार। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ, क्या कराची में एसओपीज पर अमल किया जा रहा है? आज बिल्कुल सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है और इस नरमी के तहत आज तमाम मार्केट जो गुज़िश्ता दिनों जुम्मे के दिन जो है 3.5 घंटे के लॉकडाउन हो जाता था और सख्त लॉकडाउन होता था, लेकिन आज सिंध हुकूमत की जानिब से उसमें नरमी बरती गई है और लॉकडाउन नहीं है और जुम्मे की नमाज अदा करने की भी इजाज़त दी गई है। तमाम जो छोटी बड़ी मसाजिद हैं अब वहाँ पर नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए इजाज़त दी गई है। इस हवाले से पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी सिक्योरिटी पर तैनात हैं ताकि नमाज जुम्मा के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। मैं आपको ये भी बताऊं कि आज जुम्मतुल विदा है और इस जुम्मतुल विदा के मौके पर मुख्तलिफ रैलियां भी निकाली जाती है। यौमुल कुद्स के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में नमाज जुम्मा के बाद मुख्तलिफ मकामात पर यौमुल कुद्स के हवाले से रैलियां भी निकाली जाएंगी, जिसमें अमरीका और इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की जाएगी और उनके परचम भी नजर आतिश किए जाएंगे। जबकि आज अगर लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता जो जुम्मे गुजरे हैं उस दौरान सख्त लॉकडाउन होता था। 12 बजे से तकरीबन 3:30 बजे तक शहर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होता था और शहर की सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक भी मुअत्तल रहता था। शहरियों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद होती थी, लेकिन आज सूरत हाल ये कि शहर में जो ट्रैफिक है वो भी रवां दवा है, मार्केट भी खुले हुए हैं, जबकि मसाजिद में भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए शहरी जो है नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी, नमाज जुमा की अदायगी के लिए तैयारी की जा रही है और एसओपीज पर अमल दरामद को भी मुमकिन बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी अपडेट करने के लिए। भावलपुर की सब तहसील और शरीफ में भी कई दिनों से लगे लॉकडाउन में नरमी होते ही छोटे बड़े कारोबार तो खुल गए, मगर दुकानदार और शहरी हुकूमती एसओपीज को नजरअंदाज करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद ताहिर। पंजाब भर की तरह जिला भावलपुर की सब तहसील और शरीफ में भी कोरोना वायरस के पेश नजर लगाए जाने वाला तकरीबन 2 माह कबल से लॉकडाउन में नरमी होते ही और शरीफ में सब छोटे बड़े कारोबार खोल दिए गए। ईद उल फितर में बाकी चंद दिन रह गए, जिसके बस बाजार खरीदारों से भर गए। मर्द बच्चों और खवातीन ईद की तैयारी में मशगूल हो गए, लेकिन खरीदारों का कहना है कि दुकानदार कपड़ा, शूज और दीगर चीजों के रेट में इजाफा कर दिया। हर चीज लॉकडाउन की वजह से महंगे फरोख्त करने लगे, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सामान हमें भी पीछे से महंगा मिलने लगा। शहरी और दुकानदारों ने हुकूमती एसओपीज को नजरअंदाज करने लगे, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि कई हफ्तों से लगे लॉकडाउन में नरमी होते ही बाजार में शहरी ईद की शॉपिंग करने निकल आए, तो इतने रश में एसओपीज पर अमल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत देने पर दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ाई और दुकानदारों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन इजाद हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साथ न्यूज और शरीफ। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी ईद की तैयारियां तो उरूज पर हैं, मगर एहतियाती तदाबीर पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मेरानी। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मर्दों खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से एहतियाती तदाबीर पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। लोगों का कहना है कि इतना अरसा लॉकडाउन के बाद हुकूमत ने अवाम को ईद के लिए रिलीफ दिया है, तो हम अपने बच्चों की ईदी के लिए खरीदारी करने आए हुए हैं। खरीदने आए, शॉपिंग करने। अपने लिए तो कुछ ले नहीं सकते, बच्चों के लिए चलो भाई चूड़ियाँ ले ली, मेहंदी ले ली और कोई छोटे कपड़े ले लिए, और क्या कोई जो चीज़ पिछले साल 50 की मिल रही थी, महंगाई की वजह से इस साल 100 की भी नहीं मिल रही, इतना महंगाई है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से मार्केटें बंद रही, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो गया है।
2 مہینے بعد صحیح لاک ڈاؤن کھلے صحیح سارے ماشاءاللہ سے کاروبار کھلے لیکن حکومت 5 بجے تک سب کو ٹائم دیتے سب کو دے صحیح 10 بجے تک ٹائم دے. کرونا ہو یا کچھ بھی ہو مسلمانوں نے اپنے اس مذہبی فریضے کو ہر صورت میں سر انجام دینا ہے. کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان. ملک بھر میں ٹرین سروس بحال ہو گئی ہے. حیدرآباد میں ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی حفاظت کے لیے سینیٹائزرز گیٹ نصب کیے گئے ہیں جبکہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. مزید جانیے جہاں ولی کی رپورٹ میں. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں وفاقی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ و حفاظتی اقدامات کے تحت ملک بھر میں ٹرینیں بند کر دی تھی جبکہ وفاقی وزیر شیخ رشید کی جانب سے عید سے قبل مسافروں کی پریشانی دور کرنے کے لیے 20 کے قریب ٹرینیں چلانے کے بعد ٹرین کراچی سے حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پہنچنے پر ریلوے انتظامیہ حیدرآباد نے ٹرین کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے کیا جبکہ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر حکومت کی جانب سے ایس او پیز پر سخت عمل درآمد کرتے ہوئے مسافروں کو سینیٹائزر گیٹ سے گزرنے کے بعد ماسک کی سیفٹی کے بغیر اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا اور مسافروں کو سماجی فاصلے کے تحت دور دور بٹھایا گیا. بڑی خوشی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کیونکہ ہم پردیش میں ادھر آئے جاب کرنے کے لیے. اب اپنوں کے ساتھ عید بنائیں گے انشاءاللہ تعالی خوشی سے بنائیں گے. بہت خوشی ہوا ہے کہ ٹرین کھل گیا. ہم 2 مہینے سے حیدرآباد میں تھے ابھی ہم پشاور جا رہے ہیں عید منانے پشاور. وہاں پر ہمارا باقاعدگی سے سینیٹائزر وغیرہ چیک کیا گیا ماسک چیک کیا گیا گلوز وغیرہ چیک کیے گئے اس کے بعد ہی اندر چھوڑا گیا. حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے علاوہ کسی کو بھی اندر داخلہ پر پابندی عائد کر رکھی ہے. ریلوے اسٹیشن حیدرآباد کے محمد رمضان اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اور جو گاڑیوں کے پیسنجر ہیں جس کے لیے جو گاڑی آ رہی ہے اسی کے پیسنجروں کو الاؤ کیا جا رہا ہے 1 گھنٹہ پہلے. اس طریقے سے ان کا خیال کر کے پھر اس کے بعد سینیٹائزر گیٹ بھی ہے ہمارے پر لگا ہوا. شہریوں نے وفاقی حکومت کے اس فیصلے پر وفاقی وزیر شیخ رشید کا شکریہ ادا کیا کہ عید پر ہم اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں گے. کیمرامین مانی پٹھان کے ساتھ جہاں ولی، بیورو چیف سچ نیوز حیدرآباد. پاکستان ریلوے کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نااہلی کے باعث 56 روز بند رہنے والے ریلوے کو کروڑوں کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی محنت تو رائے گاہ گئی ہی ساتھ ہی مسافروں کو بھی شدید خواری کا سامنا کرنا پڑا. نبیل نقوی سے مزید جانتے ہیں جو اس وقت لاہور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں. جی نبیل. بالکل 1 ماہ 26 روز ریلوے بندش کے باوجود جو ہے ریلوے کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے آن لائن بکنگ کی سہولیات مسافروں کے لیے کم نہیں کر سکا اور یہی وجہ ہے کہ پہلے ہی روز جو ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ریلوے کو جو کروڑوں کا نقصان جو اٹھانا پڑا ہے. اس کے بعد جو ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی جانب سے پورے پاکستان کی 7 ڈویژنوں میں جو ہے وہ بکنگوں کے لیے جو کھڑکیاں کھولنے کا اعلان کیا گیا صرف اسی وجہ سے کیونکہ پہلے ہی روز جو لوڈ بڑھنے کی وجہ سے جو ویب سائٹس پر اور ایپ پہ جو لوڈ بڑھ گیا تھا اس کی وجہ سے ریلوے کو کروڑوں کا نقصان ہونا پڑا. اور ساتھ جو ہے ریلوے مسافروں کو جو پہلے ہی دن جو ہے وہ شدید خواری کا سامنا کرنا پڑا اور یہی وجہ ہے کہ پہلے روز ہی جو تیزگام ایکسپریس ہے، کراکرم ایکسپریس، عوامی ایکسپریس یا جعفر ایکسپریس کسی کی بات کی جائے تو 200 سے 300 سے زائد مسافر کسی بھی ٹرین میں سوار ہو کر اپنے منزل مقصود کی جانب نہیں جا سکا. اور کافی آج ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بکنگ آفیسز میں جو ہے کھڑکی پر جو ہے صرف ایک کھڑکی پر ہر ڈویژن میں کھولی گئی ہے اور ہر کھڑکی پر ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہاں پہ بری طرح رش لوگوں کا ہے. جی شکریہ نبیل نقوی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. یہ جو شاپنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماسک کے پہننے کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات جاری کی اور ریویو کیا اپنی جو اس وقت موجود ہماری اس سلسلے میں گائیڈ لائنز تھیں یا ایس او پیز تھے. اب ہم یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ، بازاروں میں، چوراہوں پہ، سڑک کسی بھی پرہجوم جگہ پہ اور خاص طور پہ دکانوں کے اندر اور پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ استعمال کریں اس وقت آپ کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے. یہ اب اس میں آپشن نہیں ہے، یہ آپ کی مطلب اس میں مرضی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے. آخر میں جی میں عید کی بات کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس عید مبارک اور دوسرے یہ کہ عید کی نماز، چونکہ عید ہماری نماز سے شروع ہوتی ہے تو عید کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے وہی تمام تدابیر آپ نے بروئے کار رکھنی ہیں کہ جو آپ کو رمضان میں تراویح کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے مساجد کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. تو اس میں بھی بنیادی بات یہی تھی جس طرح ہم نے رمضان میں کہا کہ آپ بجائے
مسجد میں جانے کے ہر گھر کو مسجد بنا لیں. تو اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں کے اندر اگر عید کی نماز ادا کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. دوسرے یہ کہ عید کا جو موقع ہے اور عید سے پہلے یہ جو آخری اب ہفتہ ہے، اس میں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں آپ کے گرد و نواح کے اندر، آپ اگر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو یہ ایک ایسا موقع بھی ہے کہ جہاں آپ باہر نکلیں اور ان لوگوں کی مدد کریں ایک ایسے طریقے سے کہ جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے. پاکستان میں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پاکستان کا بڑا زبردست خوبصورت چہرہ سامنے آتا ہے کہ جس میں شیئرنگ ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بغیر کہے کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ سب لوگوں سے جو جن کی استعداد میں یہ بات ہے ان سے ہماری استدعا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں بھی، اپنے محلوں میں، کالونیز کے اندر، اپارٹمنٹس کے اندر ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن میں کی وجہ سے ان کے روزگار متاثر ہوئے ہیں یا ان کو ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس وجہ سے، تو پلیز ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے ہم وطنوں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے جی کہ اور یہ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا آج کہ یہ جو عید ہے یہ بڑی مختلف عید ہے. اس عید کو یہ عید ایک طرف اور باقی تمام عیدیں جو اب تک ہم نے گزاری ہیں وہ ایک طرف. اس عید میں جو سب سے بڑا آپ نے جی فرق ڈال دینا وہ یہ ہے کہ اس عید پہ ہم نے گلے نہیں ملنا ایک دوسرے کے، بلکہ ایک فاصلہ رکھ کے ایک دوسرے کو عید مبارک دینی ہے اور ماسک کا استعمال کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد ضرور دینی ہے، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ اور بغیر گلے ملے. کیونکہ جب گلے ملتے ہیں تو اس انفیکشن کے پھیلاؤ کا وہ موجب بن سکتا ہے اور بہت تیزی سے لوگوں کے اندر وبا پھیل سکتی ہے. تو اس لیے گلے نہیں ملنا اس دفعہ اور دور رہ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے. تو اگر ہمارا یہ خیال ہے جی کہ اگر ہم یہ سب احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تو نہیں کریں گے تو جو میں نے آج آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں صورتحال زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد کورونا کا پھیلاؤ تیز ہو گیا. ایک ہی روز میں ریکارڈ 50 افراد جاں بحق ہو گئے. اموات کی مجموعی تعداد 1067 تک پہنچ گئی. 2603 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے. کورونا متاثرین کی تعداد 50,694 ہو گئی. پاکستان میں کورونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے. ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 50,694 تک پہنچ گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ایک دن میں 50 افراد جان بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 1067 تک جا پہنچی. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق سندھ میں 336، پنجاب میں 310، خیبر پختونخوا میں 365، گلگت بلتستان میں 4، بلوچستان میں 39 اور اسلام آباد میں 12 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 24 گھنٹوں کے دوران 16,387 نئے ٹیسٹ کیے گئے. 2,603 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں سب سے زیادہ 19,924 کیسز سامنے آئے. پنجاب میں 18,455، خیبر پختونخوا میں 7,155، بلوچستان میں 3,074 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے. گلگت بلتستان میں 602، اسلام آباد میں 1,326، جبکہ آزاد کشمیر میں 158 کیسز رپورٹ ہوئے. اب تک 462 اسپتالوں میں قائم قرنطینہ مراکز میں مریضوں کا علاج جاری ہے. ان اسپتالوں میں 7,295 بیڈز کا بندوبست کیا گیا ہے. ملک بھر میں اب تک 4,29,600 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. اب تک 15,201 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے.
दुनिया भर में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 52 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद भी 3,34,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया भर में अब तक 20,83,000 से ज्यादा अफराद इस बीमारी को शिकस्त देकर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुके हैं। अमरीका दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जिसमें 16,20,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केसेस रूस में हैं, जहां मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा है। इसी तरह ब्राजील में 3 लाख से ज्यादा हैं, जबकि स्पेन में 2,80,000 से ज्यादा, बरतानिया में 2,50,000 से ज्यादा और इटली में 2,88,000 से ज्यादा मुसाफिर इससे मुतासिर हुए हैं। फ्रांस और जर्मनी में 1,80,000 से ज्यादा, जबकि तुर्की में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद इस जानलेवा वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से मुतासरा पाकिस्तान ने भी अमरीका को इमदादी सामान भिजवाकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की जानिब से अमरीका को 1 लाख से जायद फेस मास्क और 25,000 कवर ऑल भिजवा दिए गए हैं। सेक्रेटरी कारजा माइक पोम्पियो ने इमदादी सामान भिजवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। खैर सगाली के जज्बे के तहत पाकिस्तान की जानिब से भिजवाए गए इमदादी सामान की खेप अमरीका पहुंच गई। खुसूसी तैयारे के जरिए भिजवाए गए कोरोना के खिलाफ इमदादी सामान में 1 लाख फेस मास्क और 25,000 के करीब हिफाजती लिबास शामिल हैं। इमदादी सामान को अमेरिका के इमरजेंसी कंट्रोल से मुतालिक हुकाम ने वसूल किया। इमदाद भिजवाने पर अपने इजहार तशक्कुर के पैगाम में अमरीकी वज़ीर खारिजा माइक पॉम्पियो का वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की इमदाद को काबिल तारीफ करार देते हुए कहना था कि इमदाद FEMA ने वसूल की है। अमरीकी वजारत खारजा के ब्यूरो बराए जनूबी और वस्ती एशिया ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ इमदाद भेजने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। खुद भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बावजूद इमदाद भेजने के पाकिस्तान के इक़दाम को अमरीका समेत आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को धोखा करार दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नजर आ रहा था कि चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया गया है। मजीद बोले, ECC में किन की राय के बरक्स एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। खुसरो बख्तियार ने जल्दबाजी में चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी। वजीर आजम को इस पूरी कहानी का इल्म नहीं था। जो इस वक्त किल्लत पैदा हुई है और एक मसनूई किल्लत और उसके नतीजे में बेतहाशा इजाफा, तो फिर आपके पास इस कमीशन ने क्या करना था? देखना तो ये था कि ये जो फैसला आपने ECC में किया एक्सपोर्ट करने का, इसके नतीजे में यानी आपने जो 1.1 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दी तो मुल्क के अंदर किल्लत पैदा हुई, तो इसके जिम्मेदारान कौन था? यह था इस कमीशन का और इस शुगर के क्राइसिस का टोटल मसला। आपने उसको डिफ्लेक्ट कैसे किया? आपने कोई जिम्मेदारी का तयन नहीं किया कि किस चीज पर यह डिफ्लेक्शन बेस उन्होंने आपने जब करने की कोशिश की कि ये 15-16 की प्रैक्टिसेस में आप उसको लेकर गए, 16-17 की प्रैक्टिसेस में लेकर गए, 17-18 की प्रैक्टिसेस में लेकर गए, ठीक है, कोई एतराज नहीं था। लेकिन यह तो पता चलता कि ECC के फैसले में किन लोगों की यह राय थी कि एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और फिर भी एक्सपोर्ट का फैसला किया गया। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर उससे वाकिफ नहीं है? डजंट द प्राइम मिनिस्टर नो कि कैबिनेट के फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पर है? क्या प्राइम मिनिस्टर को पेश नहीं होना चाहिए था शुगर कमीशन के सामने? रहनुमा PTI जहांगीर तरीन कहते हैं शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात से झटका लगा है। आफ लीग के रहनुमा मुनस इलाही का कहना है कि किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, ना ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हूं। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आते ही जहांगीर तरीन खुलकर सामने आ गए। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। ट्विटर के महाज से लफ्जी गोला दागते हुए कहा कि खुद पर इल्जामात सुनकर धचका लगा। हमेशा साफ शिफाफ कारोबार किया। पूरा मुल्क जानता है, हमेशा काश्तकारों को पूरी कीमत दी। मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात से मुझे झटका लगा है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैंने गन्ने की काश्तकारों को हमेशा नकद अदायगी की है। मैंने कभी दोहरे खाते नहीं बनाए। मैंने हमेशा जिम्मेदारी से टैक्स अदा किए हैं। उनका ये भी कहना था कि मैं अपने खिलाफ लगने वाले हर इल्जाम का जवाब दूंगा और इसे गलत साबित करूंगा। उधर रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मुअन्नस इलाही ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पहले ही कह चुका हूं, किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, न ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हूं। उन्होंने कहा कि सट्टा और चीनी की कीमतों में साजबाज से जोड़ तोड़ रोकने के लिए कानून साजी की कमीशन की सिफारिशात की हमायत करता हूं।
वजीर आजम की हिदायत पर FIA की चीनी तहकीकाती फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, ओमनी ग्रुप और उमर शहरियार चीनी बहरान के जिम्मेदार करार, चीनी कीमत में इजाफे के जिम्मेदार रेगुलेटर करार दे दिया गया। चीनी बहरान किसने कितना माल बनाया सब पता चल गया। चीनी माफिया के किरदारों को बेनकाब करती FIA की फ्रांसिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह किसानों को नुकसान पहुंचाया गया। किसानों को गन्ने के वजन में 15% से ज्यादा कटौती की जाती है। कच्ची पर्ची और कमीशन एजेंट के जरिए कम कीमत पर किसानों से गन्ना खरीदा जाता है। गन्ना कम कीमत पर खरीद कर इसकी लागत ज्यादा दिखाई जाती है। कटौती की मद में किसान को कीमत कम अदा की जाती है। किसान को तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया गया। 2019 में गन्ना 140 रुपए से भी कम में खरीदा गया। किसान से कटौती के नाम पर ज्यादती की गई। शुगर मिल 15 से 30% तक मिकदार कम करके किसानों को नुकसान पहुंचाती रही। शुगर मिल ने 2 खाते बना रखे हैं। एक खाता सरकार के लिए, दूसरा सेठ के लिए होता है। बेनामी कस्टमर्स के नाम पर सेल दिखाकर टैक्स चोरी होती है। मुलजिम ने बगैर लाइसेंस के क्रशिंग सलाहियत को बढ़ाया हुआ है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ वजीर आला सिंध ने ओमनी ग्रुप को 5 साल में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बरामदात की मद में 58% चीनी अफगानिस्तान जाती है। पाकिस्तान की बरामद और अफगानिस्तान की दरामद डाटा में फर्क आया है। एक ट्रक 15 से 20 टन ले जा सकता है, यहाँ एक ट्रक पर 70 से 80 टन चीनी अफगानिस्तान गई। चीनी के 6 बड़े ग्रुप्स का ऑडिट किया गया। लाइसेंस मिल की ओनरशिप में मोनस इलाही और उमर शहरियार के शेयर हैं। पिछले 5 सालों में शुगर मिलों को 29 अरब की सब्सिडी दी गई। 5 सालों में शुगर मिलों ने 22 अरब रुपए का टैक्स दिया, जिसमें 12 अरब रिफंड किए थे। इस तरह पिछले 5 साल में कुल टैक्स 10 अरब रुपए दिया गया। पर्ची का रवाज अल अरेबिया मिल ने डाला। अल अरेबिया ने 78 करोड़ रुपए शुगर कैन कम शो किया। अल अरेबिया के 75% शहबाज शरीफ फैमिली के शेयर हैं। RY के ग्रुप्स में मोहन्नस इलाही के 34% शेयर हैं। शुगर कमीशन की हतमी रिपोर्ट 346 सफ़ात पर मुश्तमिल है। शुगर मिल्स मालकान के बयानात भी लगाए गए हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो कि बड़े डिपेंड करता है, उनका डे टू डे कारोबार पे उनकी जो है जिंदगी डिपेंड करती है, तो उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे हर वक्त जो है ना वो उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस सख्त वक्त से इंशाल्लाह अनकरीब गुजर जाएंगे। मेरी आखिर में रिक्वेस्ट ये भी होगी कि हिफाजती तदाबीर पे अमल करें। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग या SOPs है उस पे अमल को यकीनी बनाएं, क्योंकि हमने इससे न सिर्फ लड़ना है बल्कि हमने आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जी जी। आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसे जुमातुल विदा भी कहा जाता है। इस मौके पर पेशावर में शहर भर की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से अदनान शाहिद। में जुम्मा से खालिक कायनात को भी बहुत प्यार है। यही वजह है कि कुरान पाक में जुम्मे के रोज पूरी 1 सूरे उतारी गई, जिसमें नमाज जुम्मे का हुक्म और इसके आदाब को बयान किया गया है।
जुम्मतुल विदा के मौके पर शहर भर की तमाम बड़ी मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अक्तान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। कराची में आज जुम्मतुल विदा के मौके पर शहर के तमाम मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। आज देखिए, रहमतों बरकतों के महीने का आज आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल विदा है, और ऐसे जुम्मतुल विदा के मौके पर सिंध हुकूमत की जानिब से मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त दी गई है और तमाम शहर के जो छोटे बड़े मसाजिद हैं वहाँ पर आज जुम्मा नमाज के इज्तिमात होंगे। इस वक्त भी मैं एक मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये मसाजिद हैं। मसाजिद के बाहर जो है पहले सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते थे, पुलिस एहलकार मौजूद होते थे, क्योंकि नमाज जुम्मा की अदायगी के हवाले से पाबंदी आयद की गई थी। ताहम आज जो है हुकूमत की जानिब से आखिरी जुम्मा है और जुम्मतुल विदा के मौके पर तमाम मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त दी गई है। जबकि आज के हवाले से जो है यौमुल कुद्स भी मनाया जाता है हर साल की तरह। इस साल भी नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मुख्तलिफ शहर के मकामात पर रैलियाँ भी निकलेंगी और उस रैलियों में तमाम जो लोग हैं शरीक होंगे और आलम इस्लाम के लिए दुआएं करेंगे। जबकि जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उनके साथ यकजहती के तौर पर आज का दिन मनाया जाएगा। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं कि गुज़िश्ता जुम्मे के दौरान जो है सख्त लॉकडाउन था। इस जुम्मे को सख्त लॉकडाउन नहीं होगा और आज तमाम दुकानें पूरे दिन भर खुली रहेंगी। जी अशरफ सोलंकी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुम्मतुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाएगा। गासिब सिहूनी हुकूमत ने मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर कब्जा और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर सिहूनी मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में रैलियां निकाली जाएंगी और एहतजाजी मुजाहरे होंगे। इनकलाब ईरान के बानी इमाम खुमैनी के फतवे की रोशनी में हर साल माह रमजान में जुम्मतुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन में दुनिया भर में नमाज जुम्मा के इज्तिमात के बाद रैलियां निकाली जाती हैं और एहतजाज मुजाहिरे करके फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाता है। पाकिस्तान भर में नमाज जुम्मा के बाद रैलियां और एहतजाजी मुजाहिरे होंगे जिनमें जालिम सिहूनी रियासत के मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। मुजाहिरों में न सिर्फ फलस्तीन बल्कि कश्मीर और यमन समेत मजलूम मुसलमानों के हक में भी आवाज बुलंद की जाएगी। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद कहते हैं कि फलस्तीनियों की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। दुनिया के हर मजलूम के साथ हैं। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर इस्तेमार की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। जुल्म बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा। उसमें जो जिम्मेदारियां बनती हैं उम्मत मुस्लिमा की और दुनिया के हर मजलूम की कि आपस में इत्तेहाद वहदत के साथ इनके मुकाबले में खड़े हो जाएं और एक मुअस्सिर आवाज़ बुलंद करें। जब तक मुख्तलिफ तबक़ात की तरफ से एमनेस्टी इंटरनेशनल को, अक़वाम मुत्तहिदा को, इंसानी हुकूक़ के दीगर इदारों को एक मुअस्सिर आवाज़ नहीं जाएगी, मैं समझता हूँ इस जुल्म का सद्दबाब नहीं हो सकता। आज कश्मीरियों के साथ जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रही है, मुस्लिम उम्मा को एक यूनिटी के साथ, एक इत्तेहाद के साथ एक मौका भी बयान करना चाहिए और उनकी आज़ादी के लिए जदोजहद भी करनी। कश्मीरी और फ़लस्तीन के लिए दुनिया जो है और जो बाहिम्मत लोग हैं, जो बागैरत लोग हैं, जो डेमोक्रेसी पर, इंसानी हुकूक पर रखते हैं यकीन, वो उनके साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर ज़बानी जमा खर्च से आज़ाद नहीं होगा, जिहाद से आज़ाद होगा। और जिहाद इस वक्त मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, पूरे आलम इस्लाम पर, क्योंकि मुसलमान इंतहाई बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हमारे इंतज़ार में हैं कि कब हमारे तरफ से उनके लिए इमदाद पहुँचे। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके और कौम को इस तरफ मुतवज्जे कराएं। कुद्स का दिन मना रहे हैं, वो कश्मीर को याद रखे हुए हैं, फरामोश नहीं किया। यानी कि मुसलमान हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम एक मिल्लत है और हम एक मुस्लिम जब हरम की पासबानी के लिए चुन लिया जाता है तो वो नील के साहिल को नहीं देखता, वो ना काशगर की सहराओं को देखता है। उसका काम ये होता है कि वो खड़ा हो जाए, जालिम के सामने खड़ा हो जाए।
کہتے ہیں عرض مقدس خواب ہے اور اس کی تعبیر کے لیے جہاں دنیا بھر میں مسلمان برسر پیکار ہیں وہاں بچوں کی بھی آن لائن مہم جاری ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے منفرد اور نرالے انداز میں اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، باخدا میں قضائے شیاطین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی جواد جوانی ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ یوم کل یوم اللہ ہے، یوم کل یوم دین ہے، یوم کل یوم مظلوم ہے۔ کے بعد آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر پشاور میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ جو شروع ہے اس وقت اس میں خود احتسابی کا بھی ہے، انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں وہ جاری رہے گا، اور وہ جو کمٹمنٹ جو عوام کے ساتھ ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان کے قیادت میں ہم فلفل کریں گے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اس مشکل وقت میں جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے اس کا بھی کوئی مثال نہیں ملتا، جس طریقے سے اس غریب، مفلس اور وہ دہاڑی دار جن کو یہ پیسے جو احساس پروگرام تھا، ایمرجنسی کیش پروگرام، اس کی شفافیت اور اس کو جس طریقے سے عوام میں وہ ملے ہیں اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اور آگے ہم خیبر پختونخوا کی حکومت، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا جو فیصلہ ہے فیز 2 میں ہم دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی پیٹرن پہ ہم نے اپنے غریب اور اپنے ان لوگوں کا جو غربت کے لکیر سے نیچے، اس کا ہم نے سوچنا ہے اور ہم اس کا سوچ رہے ہیں اور اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہم نے اپنا مڈل کلاس جو سفید پوش ہے ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اور پھر اپنی معیشت کا جو پچھلے ادواروں میں جو حال بنایا ہے اس کا بھی ہم فیس کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں جو ہم نے سختیاں کی تھی اس میں ہم جو نرمیاں کر رہے ہیں، اگر عوام ہمارا ساتھ دے اور اس SOPs پہ عمل درآمد کرے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم مزید نرمیاں کریں گے۔ قصور جوتا اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ قصوری جوتی کے حوالے سے دیکھتے ہیں مہر محمد امین کی یہ رپورٹ۔ خرگوش کی کھال کے موزوں سے جنم لیتا جوتا جو عید کی خریداری میں لباس کا لازمی جز بھی ہے، پیروں کو کانٹوں، پتھروں کی چوٹوں اور دھول مٹی سے بچاؤ کرتی پاپوشی عید کے موقع پر فیشن کے نت نئے رنگوں کو بھی ساتھ لیے ہوتی ہے، جس میں سب سے زیادہ مانگ قصوری خصہ کی ہے۔ قصور کے جوتے عرصہ دراز سے اپنی پائیداری اور ڈیزائن کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ قصوری خصہ نہ کہ قصور میں بلکہ پوری دنیا میں کافی زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ قصور کی جو بناوٹ سوغات ہے، اگر جیسے یہاں پہ لوگ چیزیں وغیرہ خریدنے آتے ہیں تو اسپیشل خصہ ضرور لے کے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ قصور کا خصہ اسپیشل ہر جگہ پہ ملے گا۔ قصور میں جوتے بنانے کے بے شمار کارخانے بھی موجود ہیں۔ قصور کے تیار شدہ جوتے پورے پاکستان بھر کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں بھی سپلائی کیے جاتے ہیں۔ قصوری جوتے کو ملکہ ترنم نور جہان نے اپنے گانے میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ اس
इस दफा कोरोना जैसी मुल्क बीमारी के पेशी नजर ना तो कारखानों में नए डिजाइन बन सके, मगर ईद में चंद रोज बाकी होने से कसूरी खुस्सा आज भी अपना मकाम रखता है। फैमिली के साथ आया हूँ, ईद में चंद दिन रह गए हैं तो खुस्सा यहाँ पे खरीदने आया हूँ। और ठीक है, मेरी फैमिली आई हुई है और साथ में मेरे पीछे दोस्त भी आ रहे हैं, तो यहाँ से खुस्सा ही लेके जाएंगे। टोटली ऑल टू ऑल जो लेदर में बना है वो वाला खुस्सा लेके जाएंगे। ईद के दिनों में जूतों की दुकानों पर होती खींचातानी अकबर अलाहाबादी का वो शेर दोहराने पर मजबूर करती है। बूट डासन ने बनाया, मैंने मजमून लिखा, मुल्क में मजमून न फैला मगर जूता चल गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो मशीनी दौर आ जाने से हाथ से बने जूतों की मांग में कमी आई है, मगर ईद त्योहारों पर इनकी मांग आज भी जिंदा है। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज कसूर। ईद से कबल मार्केटों में शहरियों की भरमार, खवातीन बच्चों समेत ईद की खरीदारी के लिए मार्केटों में मौजूद। न कोरोना का खौफ, न ही हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद, इंतजामिया का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान चौधरी। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम है। आज 28वां रोज़ा है और 1 या 2 रोज़ के बाद ईद उल फितर है। तो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो खवातीन और बच्चों समेत जो है वो मार्केटों का रुख कर रही है ईद की खरीदारी के लिए। मेरे कैमरामैन इमरान शाह आपको दिखा सकते हैं कि मेरे अकब में जो है वो किस कदर रश है यहाँ पे अपारा मार्केट में। यही सूरत हाल जो है वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों की है। अगर बात की जाए सुपर मार्केट की, जनाह सुपर मार्केट की, इसके अलावा जितने छोटे बड़े मराकज़ हैं वहाँ पे जो छोटी मार्केटें हैं और इस्लामाबाद के जो नवाही इलाके हैं तो वहाँ पे सूरत हाल जो है वो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। शहरी बड़ी तादाद में जो है वो ख़वातीन और बच्चों के साथ जो है वो मार्केटों का रुख कर रहे हैं। अगर बात की जाए SOPs की तो SOPs पे अमल दरामद जो है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो शहरी स्पेशली ख़वातीन जो है वो बच्चों के साथ जो है वो मार्केटों का रुख किए हुए हैं। ना तो बच्चों को मास्क पहनाए हुए हैं, ना खुद मास्क पहने हुए हैं। हुकूमत की जानब से SOPs तय किए गए थे लेकिन उन SOPs पे अमल दरामद ना दुकानदारों की तरफ से किया जा रहा है और ना ही जो शहरी खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनकी जानब से अमल दरामद किया जा रहा है और ना ही कहीं पे आपको जो है वो इंतजामिया नजर आती है SOPs पे अमल दरामद करवाते हुए। अगर बात की जाए कोरोना वायरस की तो गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में तकरीबन रिकॉर्ड 2600 केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी तरह से 50 के करीब हलाकतें हुई हैं। तो शहरी जो हैं वो SOPs को भी गैर संजीदगी से ले रहे हैं और साथ में जो है वो कोरोना वायरस को भी गैर संजीदगी से ले रहे हैं और मार्केटों का रुख किए हुए हैं। जी कामरान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ईद करीब आते ही खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए मार्केटों की जानिब रुख कर रही है। हुकूमत की जानिब से जुम्मे के रोज लॉकडाउन में नरमी करने पर खवातीन काफी खुश दिखाई देती हैं। मजीद जान लेते हैं शहजादा मोइन से। शहजादा मोइन, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें हुकूमत सिंध की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद जो है मुख्तलिफ मार्केटें खोल गई हैं और मार्केट खुलने के बाद लोगों का एक रश जो है मार्केटों में नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं एक तारिक रोड के मार्केट पे मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं किस किस्म की शॉपिंग करने में इन्हें कितना मज़ा आ रहा है। शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के बाद जब मार्केटें खुली हैं, ये किसी नेमत से कम नहीं है। जैसे मार्केटें खुली, सब लेडीज़, जेंट, बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ईद की शॉपिंग के लिए निकले क्योंकि ईद पे नए कपड़े नहीं पहने तो ईद नहीं होती वो। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने खोल दिया, अब ये खुले रहें बकरा ईद तक ताकि हम बकरा ईद को भी इंजॉय कर सकें। और बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। इतने दिनों बाद बाजार को देख के अच्छा लग रहा है, खासतौर पे खवातीन के लिए देखकर बहुत दिल को खुशी महसूस हो रही है। बिल्कुल, खवातीन का कहना था कि खासकर जो है हुकूमत ने जो नरमी की है और उसके बाद शॉपिंग मॉल खोल दिए हैं, उसके बाद जो रौनकें हैं मार्केट की वो बहाल होती हुई नजर आ रही है और खवातीन शॉपिंग करते हुए भी जो है एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही हैं। जी शुक्रिया शहजादा मोए। मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में रात को आंधी और गरज चमक का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। श्रीनगर, बारामूला, बडग्राम और लद्दाख में कल बादल बरसेंगे। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, मरी समेत बालाई पंजाब के शहरों में रात में बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध का मौसम शदीद गर्म रहेगा। कराची का पारा 38 डिग्री तक जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पड़ेगी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री को छुएगा। बलोचिस्तान के इलाके योब शिरानी और किला सैफुल्ला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा में दीद, चित्राल,
سوات، مانسیرا، کوہاٹ، ایبٹاباد، پشاور سمیت دیگر علاقوں میں بادل برسیں گے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ کل سے بارامولہ، بٹگرام اور لداخ میں بارش متوقع ہے۔ خلیج بنگال سے اٹھنے والا سمندری طوفان امفات نے بھارت اور بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی ہے۔ طوفان کے ٹکرانے سے مختلف علاقوں میں 84 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ بڑی تعداد میں املاک بھی تباہی کا شکار ہوئیں۔ خلیج بنگال کا طاقتور طوفان امفان بھارت اور بنگلہ دیش سے ٹکرایا تو تباہی مچ گئی۔ بھارت کی مغربی ریاست بنگال کے ساحلی علاقوں میں طوفان سے اب تک 72 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سینکڑوں قیمتی املاک تباہ ہو چکے ہیں۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ کے مطابق ہزاروں مکانات کی چھتیں اڑ چکی ہیں، جبکہ درخت بھی جڑوں سے اکھڑ چکے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ریاستی حکام کے مطابق طوفان کے باعث کولکتہ ایئرپورٹ بھی شدید متاثر ہوا ہے اور ہوائی اڈے کا ایک حصہ پانی میں ڈوب گیا ہے، جبکہ کئی جہازوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ دوسری طرف سمندری طوفان سے بنگلہ دیش کے متعدد ساحلی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں، جہاں شدید بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اب تک 12 سے زائد افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ قیمتی املاک بھی تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق اب تک ساحلی علاقوں سے 1,35,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں تباہی مچانے کے بعد طوفان امفان اب بھوٹان کے شمال کی جانب بڑھ رہا ہے، تاہم اس کی شدت میں بھی کمی واقع ہو چکی ہے۔ لاہور شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر چڑھا تو لاہوریوں نے گرمی کو دور بھگانے کے لیے شہر کے مرکز میں واقع نہر کا رخ کر لیا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اجلال حیدر سے، جو اس وقت نہر پر موجود ہیں۔ جی اجلال۔ جی شہر لاہور کے موسم کی بات کریں تو موسم انتہائی گرم ہو چکا ہے اور گزشتہ روز بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا اور اس وقت لاہور کا درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ آج جو درجہ حرارت ہے وہ 43 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کے امکانات موجود ہیں۔ نہر میں نہانے کا اس وقت جو شہری ہیں وہ نہر میں نہا کر اپنی گرمی کو دور بھگا رہے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں، ہاں جی بتائیے گا کس طرح گرمی کو دور بھگا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ کو گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اوپر سے روزہ بھی ہے، رمضان چل رہا ہے، تو اب نہر پہ نہا کے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ گرمی کا یہی حالت ہے۔ جی بالکل، شہری یہاں نہر میں موجود ہیں جو کہ نہا رہے ہیں اور خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے اور گرمی کو دور بھگانے کے لیے ایک نہر ہی ایسا حل ہے جہاں پہ آ کر شہری لطف اٹھا رہے ہیں اور روزے دار بھی کچھ یہاں پہ نہا رہے ہیں نہر میں اور خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔ دوستوں کے ہمراہ یہاں نہر کا رخ کیا ہوا شہریوں نے خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔ جی اجلال حیدر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔